Today I am going to explain class 12th poem number 2nd from Flamingo book and elementary school classroom in slum. This poem is written by Stephen Spender. Okay, so before going to start this poem, you have need to know about the poet. Students, Stephen Spender was born in 1909. स्टेफन स्पेंडर का जन्म 1909 में हुआ था और यह 1995 में डेथ किए थे। स्टेफन स्पेंडर एक इंग्लिश पोएट थे और एसेइस्ट थे, मतलब इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोएम्स भी लिखी हुई हैं और ढेर सारे ऐसे भी लिखे हुए हैं। He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. स्टेफन स्पेंडर ने अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के पहले ही स्कूल को छोड़ दिया था, यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था। इनकी यूनिवर्सिटी का नेम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अपनी डिग्री कंप्लीट करने के पहले ही अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़ दिए और बर्लिन चले गए थे, जो ईयर था 1930 में। आफ्टर ऑल, स्पेंडर took a keen interest in the politics and declared himself to be a socialist and pacifist. इसके बाद क्या हुआ? स्टेफन स्पेंडर का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में आ गया और वह एक सोशलिस्ट बन गए। मतलब इन्होंने ढेर सारे अपने वर्क ऐसे लिखे जो सोशल समाज के अंदर समाज के लोगों को समाज के लिए डेडिकेटेड थे। इनके कुछ वर्क्स यहाँ मेंशन हैं, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड्स। इनके जो कुछ बुक्स हैं, जैसे इसमें है पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट एंड द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी एंड वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। ये सब इनके वर्क हैं जो कि स्टेफन स्पेंडर के द्वारा लिखे गए हैं। एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम हैज़ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन थीम ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटीज। और जो आपके सिलेबस में जो इनके द्वारा लिखी हुई यह पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, यह स्लम एरिया से बिलोंग करने वाले बच्चों के बारे में है और उन्होंने इस पोएम के बेसिस पर बच्चों के साथ हो रहे इनजस्टिस को शो किया है और किस तरीके से यहाँ पर इनइक्वलिटीज पाई जाती हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। स्टूडेंट्स, पोएम के पहले पोएट ने एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। उन्होंने कहा है हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम? क्या कभी आपने किसी एलिमेंट्री स्कूल जो कि स्लम एरिया से बिलोंग करता है आपने देखा है, कभी विजिट किया है? अगर विजिट किया है तो व्हाट डज इट लुक लाइक, तो कैसा दिखता है? वहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ देखने को मिलती है? वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं? बच्चे वहाँ कैसे रहते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है? इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक आंसर 150 वर्ड्स का लिखना है। अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं और जो हमारी ये पोएम है, यह पोएम जो कि मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन के ऊपर केयर करिएगा क्योंकि जो लाइंस हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो पोएम की आपकी जो सबसे स्टार्टिंग लाइन है वो यह फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। यहाँ बताया जा रहा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स मीन्स होता है स्ट्रॉन्ग वेव्स। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है दूर दूर से आने वाली स्ट्रॉन्ग वेव्स, मतलब यहाँ दूर दूर से आने वाली फैसिलिटीज
जो गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ दी जाती है, दीज चिल्ड्रन फेसेस, और इन बच्चों के चेहरे। मतलब कहने का मतलब ये है कि दूर दूर से आने वाली जो फैसिलिटीज़ है, जो स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो इन बच्चों तक नहीं पहुंचती है, वो इन बच्चों तक नहीं पहुंचती है। जैसे ये कहा जाए कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, दूर दूर से आने वाली जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं वो इनके चेहरे को टच नहीं कर पा रही है, और इन बच्चों के चेहरे काफ़ी डिफरेंट है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। तो उसी तरीके से आप इस लाइन को समझने का प्रयत्न करिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, कि दूर दूर से आने वाली फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड फैसिलिटीज़, स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ इन बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है। एंड दीज चिल्ड्रन लाइक रूटलेट्स वीड्स, और ये जो बच्चे हैं ये लोग बिल्कुल भी रूटलेस वीड्स की तरह हैं। वीड्स मीन्स अनवांटेड प्लांट। जैसे बरसात के समय में अक्सर हम लोगों के घर के अगल बगल कुछ ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जिनको हम लोग उखाड़ के फेंक देते हैं या केमिकल का यूज़ करते हैं। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह के प्लांट हमारे घर के आसपास हों। तो यहाँ पर पोएट ने इन बच्चों को रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया हुआ है। कहा है कि ये बच्चे रूटलेस वीड्स की तरह, अनवांटेड प्लांट की तरह हैं। मतलब इन बच्चों की समाज में कोई इज्जत नहीं है, कोई नीड नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा लग रहा है। एंड द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर, और इन बच्चों के जो बाल हैं, जो हेयर हैं, वो अनकॉम्ड है, नॉट बी प्रॉपरली सेट, पूरी तरीके से प्रॉपर सेट नहीं है। और इनके पैलर मीन्स फोरहेड, माथा होता है, माथे पर फैले हुए हैं। तो इस लाइन से पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि दूर दूर से आने वाली जो फैसिलिटीज़ है, जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है फैसिलिटी सारे बच्चों के लिए, वो इस स्लम एरिया के बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। और ये बच्चे ऐसे हो गए हैं जैसे कि अनवांटेड प्लांट होते हैं। मतलब इनकी समाज में कोई ज़रूरत किसी को नहीं है, और ये अनमैनर्ड हैं, स्टाइलिश नहीं हैं, इनके अंदर बिल्कुल थिंकिंग नहीं है, सोच नहीं बनी हुई है इनकी। इनके जो हेयर हैं प्रॉपर कॉम नहीं है, अनकॉम्ड हैं, और बाल इनके माथे तक बिखरे हुए हैं, पैलर पर बिखरे हुए हैं। अब पोएट जो है क्लास के अंदर के सीन को डायग्नोस करते हुए वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताना चाह रहे हैं। वो कहते हैं, सबसे पहले वो इंडिकेट करते हैं एक गर्ल को, जो गर्ल टाल है। सो द टाल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड, द टाल गर्ल जो एक लंबी लड़की है, डैट इज वेटेड डाउन हर हेड, जिसने अपने हेड को डाउन किया हुआ है। मे बी सम रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे कुछ रीजन भी हो सकता है। वो लंबी लड़की क्लास में है, अपने सर को क्यों डाउन की हुई है, हेड को क्यों डाउन की है, उसके पीछे रीजन हो सकता है उस लड़की के ऊपर बर्डन हो, घर के काम का बर्डन हो, घर में झाड़ू पोछा खाना पीना सब करना पड़ता हो, अपने छोटे भाइयों की देखभाल करनी पड़ती हो, कुछ भी तरीके का हो सकता है। उसके साथ साथ पढ़ाई का भी काम है। सो वह उस टालगर्ल लड़की के बारे में बताते हैं, जो एक लंबी लड़की है जिसने अपने हेड को डाउन किया हुआ है। मे बी उसका हेड पॉवर्टी की वजह से भी हो, उसे प्रॉपर फूड न मिला हो, खाना न मिला हो, स्कूल आने के पहले खाना न खाई हो, तमाम तरह की बातें आप यहाँ पर गेस कर सकते हो। सो सबसे पहला इंडिकेशन उनका उस टालगर्ल के बारे में है जिसने अपने हेड को डाउन किया हुआ है। सेकेंड में वह एक ऐसे लड़के के बारे में बताते हैं जो कि पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर की तरह दिखता है। अब कोई भी लड़का पेपर तो हो नहीं सकता। यहाँ पेपर स्विमिंग बॉय का मतलब है कि यहाँ कंपेयरिंग की जा रही है एक ऐसे बच्चे से जिसका वेट बहुत लाइट है, जो बहुत हल्के वेट का है, बहुत दुबला पतला है, थीन है, एकदम दुबला पतला है। और बताया जा रहा है, वो बताते हैं कि उसकी आँखें हैं वो रैट्स आइज हैं, उसकी आँखें चूहे की आँखें हैं, चूहे की तरह उसकी आँखें हैं। अब रैट्स आइज का सिम्बलाइज क्या है यहाँ पर? यहाँ रैट्स आइज का सिंबल ये दिया गया है, रैट्स आइज मीन्स जिस तरह से चूहे की आंखों में हमेशा भूख रहती है, चूहा हमेशा कुछ ना कुछ खाने के पीछे ही लगा रहता है, हमेशा 24 आवर्स 24/7। सेम वे यहाँ जो पेपर स्विमिंग बॉय है उसे प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है और उसकी आंखों में भूख है। अब जिस बच्चे की आंखों में भूख दिख रही है, जिस बच्चे को भूख लगी होगी और वो बच्चा अगर स्कूल में होगा तो क्या पढ़ेगा? उसका तो मन बार बार खाने की तरफ ही जाएगा और उसकी बॉडी में ग्रोथ भी नहीं होगी। इसलिए वो सेकंड में पेपर स्विमिंग बॉय के बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि ये जो पेपर स्विमिंग बॉय है उसकी आँखें
चूहे की तरह है। और चूहे की तरह आँखें होने का मतलब सिंबल ऑफ हंगर। थर्ड बात वो बताते हैं एक ऐसे बच्चे के बारे में जिस बच्चे की जो बोन्स हैं वो ट्विस्टेड है। देखिए, द स्टंटेड अनलकी एयर। एयर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, जैसे राजा का लड़का फिर राजा बनता है, तो जो चीज़ें राजा के पास है वो उसके लड़के के पास आ जाती हैं, ठीक है। तो अनलकी एयर है मतलब कि अनलकी उत्तराधिकारी है। आप ट्विस्टेड बोन्स, किस वजह से अनलकी उत्तराधिकारी, किस चीज़ के बारे में, क्या चीज़ को मिली हुई विरासत में, उसको ट्विस्टेड बोन्स मिली हुई हैं, ठीक है, उसकी हड्डियाँ मुड़ी चुड़ी हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स नॉट डिजीज, क्योंकि यह जो बीमारी है उसके फादर में भी थी, उसके फादर भी ट्विस्टेड बोन्स वाले थे, और ड्यू टू हेरिडिटी के बेसिस पे, अनुवांशिकता के बेसिस पर यह जो है इस बच्चे में भी आ गई है। और यह बच्चा ट्विस्टेड बोन्स का है और अपने फादर के डिजीज को जो है से यह जो है सफ़र कर रहा है। तो अब यह लड़का जब प्रॉपर वे में स्टैंड अप नहीं हो सकता, प्रॉपर वे में बैठ नहीं सकता, जो हेल्दी, जो बॉडी से फिट नहीं है, जो स्ट्रांग नहीं है, अब वो ऐसा बच्चा क्लास में किस तरीके से कंसंट्रेट हो पाएगा। और एक बात और कही जा रही है, हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उसका जो लेसन है, उसको जो पढ़ना है, लाइफ में क्या पढ़ना है, ये सब सारी बातें उसको इसी क्लास से मिलने वाली है, लेकिन हर चीज़ें वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। लास्ट में पोएट एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करते हैं जो कि अननोटेड है, जिसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। मोस्टली आप समझ सकते हो कि क्लास में क्या होता है, जो अक्सर जो लास्ट रो की या जो लास्ट सीट होती है, वह लास्ट सीट पर जो बच्चे बैठते हैं वही बच्चे अननोटेड होते हैं। ऐसा बच्चे समझते हैं कि हम लोग अगर लास्ट बेंच पे बैठ जाएंगे तो हम लोगों को कोई देखेगा नहीं, हम लोग वहाँ पर किसी भी तरह की शरारत कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात होती नहीं है। टीचर की नज़र उस लास्ट बेंच वाले बच्चे पर सबसे पहले जाती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पोएट बताते हैं कि जो क्लास है, क्लास में बहुत मीन्स प्रॉपरली लाइट नहीं है, डीम है, लाइट डीम है, डीम क्लास है। और उस डीम क्लास के लास्ट बेंच पर लास्ट में एक ऐसा बच्चा बैठा है जो कि अननोटेड है, जिसके ऊपर किसी की नज़र नहीं पड़ती है, और बच्चा स्वीट है और यंग है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और सोचिए वह क्लास में बैठा हुआ है और दिन में सपने देख रहा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखें सपनों में डूबी हुई हैं, वो सपनों में खोया हुआ है। आप स्क्वायरल्स, किसके सपनों में? आप स्क्वायरल्स गेम, स्क्वायरल गिलहरियों के खेल के सपने में डूबा हुआ है क्या? इन अ ट्री रूम अदर देन दिस, क्योंकि उस बच्चे की जो नज़रें हैं वो खिड़की से बाहर की तरफ वह देख रहा है, और बाहर ट्री रूम है, पेड़ है बाहर, और गिलहरियाँ उन पेड़ों के ऊपर खेल रही हैं। क्योंकि आप जानते हो कि गिलहरियों की स्पीड बहुत तेज़ होती है, ये लोग बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं, चलती हैं, उछलती कूदती हैं। तो ये बात इस बच्चे को बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए यह जो है बाहर की दुनिया को देख रहा है। अब देखिएगा, ये सब जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो टाल गर्ल हो, या जो है पेपर स्विमिंग बॉय हो, या जो है वह जो है स्टंटेड अनलकी एयर लड़का जिसकी बोन्स ट्विस्टेड हो चुकी हैं, या वो इस लास्ट बेंच का बच्चा, ये सब सारे बच्चों को इस समय क्लास में बैठते समय इनका मेन वर्क स्टडी होनी चाहिए, लेकिन यह पढ़ाई के अलावा दूसरे काम में व्यस्त है। कोई अपना हेड डाउन किया हुआ है ना, किसी को भूख ही लगी हुई है, कोई अपने फादर की बीमारी से ही ग्रसित है, और कोई ऐसा लड़का है जो क्लास के बाहर, मीन्स किसी का कंसंट्रेशन स्टडी की तरफ नहीं है, डिफरेंट टास्क है। हो सकता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर भी ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पोएट इन लाइनों के बेसिस पर उन बच्चों के बारे में बताते हैं जो बच्चे एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं। अब आगे वह क्लासरूम के बारे में बताने जा रहा है। अब इन बातों को ध्यान से देखिएगा। क्लासरूम के बारे में वो कहते हैं द सोर क्रीम वॉल्स, कहते हैं कि जो क्लासरूम है उसकी जो दीवारें हैं वह क्रीम कलर से पेंट की गई हैं, लेकिन बहुत पहले पेंट की गई है। अब उसका वो पहले वाला कलर वॉल पर नहीं है, उसका कलर सोर हो गया है, उद्धत हो गया है, येलोविश कलर हो गया है, धुल गया है, डल टाइप का कलर हो गया है। और वॉल्स पर हैं क्या? डोनेशंस हैं। डोनेशंस मीन्स गिफ्ट प्रोवाइडेड बाय द पीपल, लोगों के द्वारा दिए हुए डोनेशंस हैं। कुछ डोनेशंस दिए गए हैं लोगों के द्वारा, जो कुछ वॉल पर टांगे गए हैं, हैंगअप किए गए हैं।
जिसमें पहला डोनेशन है शेक्सपियर्स हेड। यहाँ शेक्सपियर्स हेड्स का मतलब शेक्सपियर की कोई पोर्ट्रेट है, कोई उनकी फ़ोटो है जो वहाँ पर लगाई गई है। एंड क्लाउड लेस एट डॉन, और वहाँ पर क्लाउडलेस एट डॉन, एक सुबह की कोई मतलब ऐसा कोई पिक्चर बना हुआ है जिसमें सन अराइज हो रहा है। देखिए यहाँ सन अराइज होने का मतलब नॉलेज से है, नॉलेज का वहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और आप जानते हो कि जैसे ही सन अराइज होता है तो पूरे शहर का अंधेरा दूर हो जाता है और हर जगह प्रकाश में हो जाता है। मतलब कि जैसे ही ज्ञान, नॉलेज किसी पर्सन के अंदर आ जाता है, किसी बंदे के अंदर नॉलेज अगर आ जाती है तो तुरंत ही क्या होता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है और वो बच्चा नॉलेजेबल हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो वॉल्स हैं उसका क्रीम कलर है, जो कलर है वो सोर क्रीम कलर है, उद्धत कलर है, और वहाँ ढेर सारी डोनेशंस रखी हुई हैं। शेक्सपियर की फ़ोटो है, क्लाउड्स डॉन है, वहाँ कोई सीनरी है जिसमें पीछे से सन को एराइज करता हुआ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ तो लिटरेचर के महानायक विलियम शेक्सपियर की फ़ोटो है, वो तो महान है, लेकिन ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, ये बच्चे बिल्कुल भी इनके बारे में नहीं जान रहे हैं, इनको इनका मतलब ही नहीं पता है। और यहाँ सन एराइज हो रहा है, उजाला फैला रहा है, लेकिन इन बच्चों के जीवन में तो अभी भी अंधेरा है। और कुछ और भी है वहाँ पे सीनरी से बेल्डेड, फ्लावरी, ट्रायोलिस वैली, वहाँ पर जो है ट्रायोलिस वैली भी है। ट्रायोलिस वैली इज़ द सिंबल ऑफ द स्वीट एंड ब्यूटी, सुंदरता का यहाँ पे जो है सिंबल है। लेकिन यहाँ बच्चों के अंदर तो ब्यूटी है ही नहीं, बच्चे अनकॉम्ड हेयर लेके बैठे हैं, उनके कपड़े भी गंदे हुए हैं और प्रॉपर आयरन नहीं है, प्रॉपर शूज़ नहीं पहने हुए हैं। तो ट्रायोलिस वैली की भी वहाँ पर फ़ोटो है, मीन्स सीनरी है। और क्या है, ओपन हैंडेड मैप है और एक हाथ से बनाया हुआ मैप है। अब मैप का काम क्या होता है? मैप का काम ये होता है कि हमें मैप इंफॉर्मेशन देता है किसी भी एरिया के बारे में, चाहे वो लोकल एरिया हो चाहे वर्ल्ड के एरिया हो, वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अ मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो मैप है वो हमें संसार के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो बच्चे हैं ये सब खुद अपने बारे में नहीं जानते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं जानते हैं। इफ़ दे आर नॉट बी नोन अबाउट हिज और हर फ्यूचर, देन हाउ इज इट पॉसिबल टू नो अबाउट द वर्ल्ड। तो कैसे यह संभव हो सकता है कि जो है यह सब अपने वर्ल्ड के बारे में जानेगा। जो बच्चा खुद के बारे में नहीं जान रहा है, जो खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वह वर्ल्ड के बारे में क्या जानेगा। तो यहाँ जितनी भी पिक्चर लगी हुई हैं, चाहे शेक्सपियर की हो, चाहे जो है वो सीनरी हो ट्रायोलिस वैली की, या जो है मैप हो, ये सब सारी चीज़ें उन लोगों के लिए क्या है, सेंसलेस हैं, क्योंकि इन लोगों के पास इन सब चीज़ों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये लोग इन लोगों को जानते ही नहीं हैं, ये लोग ब्यूटी को समझते ही नहीं हैं, क्योंकि इनको ब्यूटी के बारे में बताया ही नहीं गया है। नेक्स्ट, एट फॉर दीज चिल्ड्रन, दीज विंडोज नॉट दिस मैप, देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विथ फॉग। यहाँ ये जो बच्चे हैं, ये जो खिड़कियाँ हैं, और जो न तो इन बच्चों को इस मैप के बारे में कुछ पता है, न तो विंडोज़ के बारे में कुछ पता है, न तो वर्ल्ड के बारे में पता है, क्योंकि इनका जो फ्यूचर है पेंटेड विद फॉग, इनके फ्यूचर को फॉग से पेंट कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है फॉग से। अब फॉग यहाँ क्यों यूज़ किया गया? क्योंकि जब फॉग होता है, जब कोहरे पड़ते हैं, तो आप देखते हो कि आपके बगल की चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती हैं। अगर कुछ दिखता है तो धुंधला धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। तो इनका जो फ्यूचर है वह बिल्कुल फॉग से पेंटेड हो गया है। अगर पेंट होता तो कम से कम कुछ धुंधला देख लेते, लेकिन बेचारों के साथ इतना ही नहीं है, और भी कुछ है। अब इनके फ्यूचर को फॉग से पेंट करने के बाद अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। अब इनके फ्यूचर को पेंट करने के बाद, फॉग से पेंट करने के बाद, एक सकरी सी गली, नैरो स्ट्रीट में एक सकरी सी गली में ले जाके सील्ड कर दिया गया, पैक कर दिया गया है। कहाँ पैक कर दिया गया है? लेड स्काई के नीचे। लेड स्काई मीन्स यहाँ जो स्काई है, दिस इज इंडिकेटेड एज अ लेड। स्काई को लेड की तरह बना दिया गया, मतलब कि वह संसार में जो आसमान जो उनको दिखता है वह टोटली कवर है, उनको बिल्कुल कवर किया हुआ है, उनको बाहर की दुनिया बिल्कुल नहीं दिख पा रही है। तो इस तरीके से इनका जो फ्यूचर है ना, इनका फ्यूचर फॉग से पेंट कर दिया गया है और ले जाकर इनके फ्यूचर को एक लेड स्काई के
अंदर सील्ड कर दिया गया है, बिल्कुल बुरी तरीके से पैक कर दिया गया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, दूर दूर से जो नदियाँ हैं, जो केव्स हैं, जो स्टार्स ऑफ वर्ड्स हैं, इन सब चीज़ों से इन लोगों को बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। ये लोग बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जान रहे हैं, न तो समझ पा रहे हैं। ठीक है, मतलब इन बच्चों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है, लोग इसके बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको ये बताया गया कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों का जो फ्यूचर है, इन बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल भी एकदम डल हो चुका है। ठीक है, और इनको अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता है। ठीक है, ये लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, शेक्सपियर के बारे में नहीं जानते हैं, ओपन हैंडेड मैप के बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि इनको बताया नहीं जा रहा है ना, इन्हें इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म नहीं की जा रही है, इन्हें सिखाया नहीं जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा तो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही है, स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ दी जा रही है, सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही है। मतलब प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूलों को गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है, लेकिन यह वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है। अब यहाँ नेक्स्ट लाइनों के बेसिस पर पोएट बताना चाह रहे हैं कि श्योरली शेक्सपियर इज विक्ट। ये कह रहे हैं इसमें अगर बच्चे विलियम शेक्सपियर के बारे में नहीं जानते हैं तो यह दोष उन बच्चों का नहीं है, श्योरली शेक्सपियर की गलती है कि वह इतना महान आदमी क्यों बन गया, उसके बारे में लोग नहीं जान रहे हैं। एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है ये उनके लिए बिल्कुल बैड एग्जाम्पल है। बैड एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि ये जो बच्चे हैं मैप के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, इनको मैप के बारे में बिल्कुल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, ये जानते ही नहीं कि मैप होता क्या है, यह किस लिए लगाया जाता है। विथ सीप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टिल, और इनको सीप्स के बारे में नहीं पता है कि सीप से क्या होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह चल जाएंगे। अगर हम नॉलेजेबल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से जो है हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। इस सन के बारे में नहीं जानते हैं, सन यहाँ सिंबल है नॉलेज का, इनको नॉलेज मिल नहीं रही है। और ये लोग लव के बारे में नहीं जान रहे, ब्यूटी के बारे में नहीं जान रहे, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें जो है क्या कर रही हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं एक जगह लाके इकट्ठा कर दे रही हैं, बैठा दे रही हैं, और ये लोग बाहरी दुनिया को बिल्कुल भी नहीं जान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और जो है जहाँ इनका फ्यूचर कैद किया गया है उस होल में लाइट, एक रे ऑफ लाइट, एक लाइट की रे भी वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। अब बेटा जहाँ पर एकदम अंधेरा रहेगा तो वहाँ की एरिया को हम एंडलेस नाइट कह सकते हैं, कि वहाँ की जो एरिया है वो एंडलेस नाइट है। ठीक है। ऑन दिस लैग ही दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन पिप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स। अब यहाँ बताया जा रहा है कि जो बच्चे हैं, ये सब सारे बच्चे मॉल न्यूट्रिशन की वजह से इनकी स्किन्स के अंदर से इनकी बोन्स बाहर झाँक रही है। मतलब कि इन बच्चों की जो बॉडी है वो इतनी डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन बच्चों की हड्डियां दिख रही हैं, मतलब कि पीप्ड कर रही हैं, बाहर की तरफ झांक रही हैं। सब बच्चे इतने कमज़ोर हो गए हैं, इतने वीक हो गए हैं। ठीक है, इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से इनको इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। प्रॉपर न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से दीज चिल्ड्रंस आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, इनकी हड्डियां तो बाहर झाँक ही रही हैं, इसके साथ इनको जो चश्मे पहनाए गए हैं, स्पेक्टिकल्स, वो भी स्टील के फ्रेम के हैं। इनके चश्मों के जो फ्रेम हैं वो स्टील के बने हुए हैं विद मेंटेड ग्लास, और उसमें जो है ग्लास मेंट कर दिया गया है, शीशा लगा दिया गया। आपको पता है कि स्पेक्टिकल्स में, चश्मे में शीशा लगाया जाता है, लेंस होता है जिससे देखते हैं हम लोग, लेकिन ये लेंस भी उतना ठीक नहीं होता है जितना कि इनके लेंस ठीक हैं। मतलब क्या है कि इनके जो स्पेक्टिकल्स हैं, पहली बात तो वो स्टील के फ्रेम में हैं और उसमें ग्लास लगा हुआ है। वो ग्लास कौन सा लगा हुआ है? वो ग्लास इतनी मोटी है जितनी मोटी की बॉटल होती है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है जैसे बॉटल को काट के इनके चश्मों में लगा दिया गया है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि इतने मोटे ग्लास में क्या किसी को बाहर की चीज़ दिखेंगी? तो हम कह रहे हैं धुंधली भी नहीं दिखेंगी, बिल्कुल नहीं दिखेंगी, है ना। एक तो इनके फ्यूचर को फॉग से पेंट कर दिया गया और नैरो स्ट्रीट में ले जाके सील्ड कर दिया गया, जहाँ पर बिल्कुल लाइट जाती ही नहीं है, वहाँ बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा रहता है हर तरफ। अब इसके बाद
इनको जो चश्मे पहनाए जा रहे हैं, वो जो चश्मे हैं वो अभी स्टील के फ्रेम में मोटे मोटे ग्लास से लगा के पहनाए जा रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब इन सब चीज़ों को ये कहा जा रहा है कि एक तो ये लोग बॉर्न हुए हैं ऐसी फैमिली में, जिस फैमिली में जो है इनको हर चीज़ें प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती हैं। दूसरी बात, माल न्यूट्रिशन है, इनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, ये लोग जो है अच्छी तरह से खाना नहीं खा पाते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बाद भी इनको एक अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो कहीं ना कहीं से ये सब सारे बच्चे बिल्कुल भी इरिटेट हैं। दूसरी बात, इनको लाइफ जीने के स्टाइल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो पोएट है वह उन लोगों को इन सब बातों पर दोषी ठहराता है। किसको किसको? पहली बात तो जिन लोगों ने इन बच्चों को विलियम शेक्सपियर के बारे में नहीं बताया, मैप के बारे में नहीं बताया, इन सब के बाद ये बोलता है कि अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर एंड विजिटर, जो गवर्नर हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, या जो विजिटर हैं, जो लोग उस एरिया में जाते हैं, मतलब किसी को कोई एक ऐसा सिंगल बंदा नहीं बना जो इन बच्चों को देखे, इन बच्चों के प्रॉब्लम को समझे और दूर करने का प्रयत्न करे। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर की भी जिम्मेदारी नहीं बनती है, गवर्नर की भी सोच वहाँ तक नहीं पहुँची। क्या विजिटर कई लोग गए, कोई पर्सन ही बोल दिया होता, कहीं किसी न्यूज़ में निकलवा दिया होता, कहीं किसी पेपर में गजट करवा दिया होता, शायद इन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन ऐसा बिल्कुल करने वाला कोई नहीं है। अब है क्या ना, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। ये जो मैप है ये इनकी इस मैप को इनकी विंडो बना दो, मतलब इनको इस मैप के बारे में बताओ। एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब। और ये जो मैप है इनके लिए विंडो है, जिस विंडो की वजह से जो है क्या है कि यह अपनी लाइफ को बिल्कुल भी कैटाकॉम्ब्स की तरह हो गया। मतलब कि ऐसी लाइफ इनकी है जो आगे जाने पर, लोग जब बड़े होते हैं, आगे बढ़ते हैं तो नॉलेजबल होते जाते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ने पर एक ऐसी जगह पे पहुंच जाएंगे, नॉलेज तो न तो अभी इनके पास है और न तो आगे आने वाले समय में कोई इस बात की गुंजाइश है। ये बात बताई जा रही है। अब पोएट यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। कह रहा है कि इन सब सारी चीज़ों को तोड़ दो, इन सारी खिड़कियों को तोड़ दो, सारे बंदिशों को, सारे बाउंडेशन को तोड़ दो और इन बच्चों को इन खिड़कियों से, इन दरवाज़ों से बाहर निकालो। कहाँ ले जाओ? एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड। और इन बच्चों को ग्रीन एरिया दिखाओ, ग्रीन फील्ड दिखाओ, वर्ल्ड की सैर कराओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन द गोल्ड सैंड। और इनको बोलो कि ये लोग जो है गोल्ड सैंड, यहाँ सैंड को गोल्ड की तरह इंडिकेट किया गया है, कह रहा है जो है कि इनको गोल्ड सैंड के ऊपर दौड़ने दो, क्योंकि जब ये बाहर निकलेंगे, जब इस मैप से आगे बढ़ेंगे और उस क्या कहते हैं कैटाकॉम्ब से बाहर आएंगे, है ना, जब ओपन एरिया में आएंगे तो यह ग्रीन फील्ड देखेंगे, संसार को देखेंगे, वर्ल्ड को देखेंगे और सैंड पे दौड़ेंगे। मतलब ये जो है जब बाहर की चीज़ों से, बाहर के लोगों से मिलेंगे, बाहर घूमेंगे तो इनको नॉलेज होगा, ठीक है, इनको पता चलेगा। और एक बात कह रहा है एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स। और इनकी टंग्स का मतलब यहाँ पर लैंग्वेज हो सकता है, आवाज़ हो सकती है, इनकी लैंग्वेज को बिल्कुल रन नेक्ड इनटू द बुक्स एंड वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन। और इनको बिल्कुल ओपनली बुक्स के ऊपर इनकी जो लैंग्वेज है और इनकी जो आवाज़ है उसको चलने दो, इनको बुक रीडिंग कराओ और उसमें जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में लोगों को बताओ, इनको सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। ये लास्ट लाइन कोट्स है जिसके बारे में पोएट बताते हैं कि हिस्ट्री देयर हुज, इतिहास वही रास्ता है, हिस्ट्री उसी की होती है जिसकी लैंग्वेज क्या होती है, इज़ द सन, जिसकी लैंग्वेज सन होती है। यहाँ सन मतलब नॉलेज, जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, जो घूमता है, जो बंदिशों से दूर होता है, जो वर्ल्ड की सैर करता है, इतिहास वही बनाता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ लोग न होते तो शायद हम लोग अमेरिका के बारे में ना जानते, क्योंकि वास्को ड गामा है ना, अगर वहाँ से निकला, अगर वो खोज न किया होता, न घूमा होता तो शायद हम कुछ जगहों को जान ना पाते और आज भी हम लोग अनजान बने होते। सो वॉन्डरिंग इज़ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग। वॉन्डरिंग जो है वह लर्निंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है।
तो इस स्लम एरिया के जो बच्चे हैं, स्लम एरिया के सारे बच्चों को जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो फैसिलिटीज़ जिन तक नहीं पहुंच रही है, तो इसमें उन बच्चों का दोष नहीं है, इसमें दोष है तो हमारे इस सिस्टम का दोष है, हम लोगों का दोष है ना। हमारी इस फैसिलिटीज़ हम उन तक नहीं दे पा रहे हैं, बीच में वो सारी फैसिलिटीज़ गायब हो जा रही है। कैसे गायब हो जा रही है? उस इंस्पेक्टर का दोष है ना, उन विजिटर्स का दोष है जो लोग सिर्फ कहीं गए, घूमे, टहले और वापस चले आए कि ये लोग जो है भूखे नंगे हैं, गरीब हैं, तमाम तरह बस देख लिए, फ़ोटो जो है क्या कहते हैं खींच लिए उनके साथ, उसके बाद चले। नहीं, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल बुरी तरीके से क्या है, पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, तो ये स्लम एरिया के बारे में इन्होंने स्टेफन स्पेंडर ने अपनी पोएम लिखी हुई है, अपनी थॉट्स को आपके सामने रखी है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पोएम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।